नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज के आगे के प्रश्न। कल हमने टाइप 1 और टाइप 2 को कवर किया था। आज हम टाइप तीसरा और चौथा टाइप को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं परसेंटेज के प्रश्न नंबर 17 से लेकर और टाइप 4 तक जितने प्रश्न आपको बनेंगे तो हम उनको अच्छे से देखेंगे। तो आज का जो टाइप थर्ड है वो हमारे पास परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। अब परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न जो है, अब आपको ऐसे जैसे हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन के अंदर परिमाप निकालना या आयतन निकालना या क्षेत्रफल निकालना, तो उस प्रकार का प्रश्न नहीं है ये परसेंटेज के अंदर इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो वो कैसे बनता है कि वो आपको कहता है कि ये घनाभ है या शंकु है या बेलन, कोई 3D या 2D आकृति हो सकती है। अगर 3D आकृति हुई तो उसके आयतन पर प्रश्न बनेगा, अगर कोई 2D आकृति हुई तो उसके क्षेत्रफल पर प्रश्न बनेगा। क्योंकि 2D आकृतियों का क्षेत्र आयतन तो होता नहीं है, तो 3D आकृतियों का आयतन क्षेत्रफल जरूर होता है, लेकिन क्षेत्रफल पर मैक्सिमम केस में प्रश्न बनते नहीं है। तो आयतन पर प्रश्न बनते हैं। तो हम प्रश्न जो पेपर जैसे कंपटीशन लेवल के अंदर पूछे जाते हैं तो उन्हीं पर फोकस करेंगे ना। ऐसे इररिलेवेंट चीजें पढ़ने से तो कोई फायदा है नहीं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न शुरू करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें ये थोड़ी चीज सोचनी होगी कि अगर हमें बोलता है कोई 3D आकृति, यानी कि भाई पहले 3D आकृतियों के बारे में बताऊं, बोला यानी कि इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें जो 4/3 पाई है ना, इसको तो हमें हटा देना है क्योंकि कांस्टेंट मान है इसका। इस प्रकार के प्रश्नों में कोई लेना देना नहीं है 4/3 और पाई का। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होनी नहीं है, क्योंकि 4/3 तो चेंज होना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे तो गोले का आयतन अलग होगा और परसेंटेज में पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, यानी ये तो बदलने वाला है नहीं, बदलेगा सिर्फ आर। तो ये प्रश्न के अंदर यही कहेगा कि गोले की त्रिज्या जो है 20% इंक्रीज हुई, तो बताओ गोले के आयतन में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो ये सिंपल सा प्रश्न बनता है। तो हमें सिर्फ पता इतना होना चाहिए कि गोले की जो आयतन होता है ना गोले का, उसके अंदर तो त्रिज्या है वो 3 की घात है, यानी कि r की क्यूब है यहाँ पर। तो r की क्यूब है तो हमें पता चल गया कि हमें अगर प्रश्न पूछता है कि एक गोला है, गोले की जो रेडियस है ना उसके अंदर अगर 20% का 20% मत करो, 5% करो, या फिर आप करो 20% ले लो, 20% का आपके पास इंक्रीज मिलता है, 20% की वृद्धि हुई, तो बताओ उसके गोले के आयतन में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो आपको सिर्फ ये रखना है पता कि आर की क्यूब होता है, इसमें आर की क्यूब होता है। तो आर 20% इंक्रीज हुआ है, यानी आर को 3 बार हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्योंकि आर 3 बार है यहाँ पर। आप ऐसे लिखोगे आर आर और ऐसे लिखो। ऐसे लिखने के बाद आप देखो 20% का इंक्रीज, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि ये वैल्यू पहले 5 थी, फिर एक इंक्रीज हुई, यानी पहले 5 थी और फिर एक इंक्रीज होकर 6 हुई, पहले 5 थी और फिर 6, और इस प्रकार जो है हम ऐसे लिखते हैं। लिखने के बाद इन तीनों का हम गुणा करते हैं। तो देखो 6 छिके 36, 36 छिके 216, और फिर हम देखते हैं इनको, तो 25 की क्यूब यानी कि 125। अब बताओ 125 और 216 कितने का इंक्रीज हुआ बताओ। 75 का तो देखो सीधा सीधा हो गया ये, और 116 और बच गए, यानी कि 1 और आपके पास 91। सही लिखा क्या मैंने? 11 और 8 9, ठीक है। तो 91 का इंक्रीज हुआ 125 पर, तो गुने 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है ना हमें कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ आयतन के अंदर। तो देखो इसको काटो, 25 चौके 100 और 25 पांजा 125। तो हमें कैलकुलेशन है 91 गुणे 4/5। जब कभी भी नीचे 5 मिलते हैं ना तो आप इसको 10 बना लिया करो। 10 बनाने का मतलब इसको 2 से गुना करो और ऊपर भी 2 से गुना कर लो, तो ऊपर 8 बन गया, 91 को 8 से गुना करना, नीचे 10 बन गया, पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा। तो सिर्फ इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आप 91 गुणे 8 करो और नीचे आप 10 लिख दो। देखो 8 एकम 8 और 8 निमे 72। आपको सिर्फ एक पॉइंट लगाना है, यानी कि 72.8% का जो है इंक्रीज हुआ है किसके अंदर, गोले के आयतन में। ठीक है, तो ये तो गोले पर प्रश्न बना। इसी प्रकार जो है बेलन पर भी बन सकता है। तो मैं सभी के फॉर्मूले लिख देता हूं, आप अपने अपने हिसाब से कर लेना, और वैसे जैसे 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 प्रश्न आएंगे मैं आपको अच्छे से समझाता चलूंगा। करना ऐसे ही है सभी में। तो गोले का देख लिया हमने, आर की क्यूब होगा। क्यों आर की क्यूब? क्योंकि इसमें 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हट गई, हमें सिर्फ आर की क्यूब को देखना है। फिर हमने देखा बेलन के अंदर, बेलन के अंदर हमें देखना है r² h, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई r² h।
इसके आयतन का फॉर्मूला, तो ये पाई तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आर स्क्वायर एच हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पर देखेंगे हम शंकु का। अब शंकु का जो है बेलन का 1/3 होता है, तो आप सिंपल होगा इसे आर स्क्वायर एच ही होगा इसका भी, क्योंकि यहाँ पर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 और पाई क्या कांस्टेंट वैल्यू है आर स्क्वायर एच। अब इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे कि बेलन की जो रेडियस और हमें हाइट दी जाएगी कि रेडियस के अंदर 5% का क्या या 20% का इंक्रीज होगा, और जो रेडियस है इसमें जो है हमारे पास 25% का इंक्रीज हुआ या 25% डिक्रीज हुआ। हाइट में 25% का डिक्रीज हुआ, रेडियस में 20% का इंक्रीज हुआ, तो बताओ बेलन के आयतन में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो आप ये पाई नहीं देखना, आपको सिर्फ इतना देखना है भी आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें इसको यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। तो आर कितनी बार है, 2 बार है ना, तो आप लिखो आर गुणे आर और एक आपके पास एच। तो आर के अंदर कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 20% का। 20% की फ्रैक्शन का मतलब 1/5 यानी कि वैल्यू जो है 5 से 6 हुई, फिर 5 से 6 हुई। हाइट के अंदर कितना का है, 25% का डिक्रीज, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी कि इसके अंदर डिक्रीज हो गया ना, 4 से कितना हो गया 3। अब देखो अब इसको गुना करना है, देखो 36 ये 108 और 25 चौके 100, तो कितना हुआ 8 होगा, इंक्रीज हुआ 8% का। अगर यहाँ 100 होता है ना तो ये 8% लिखा जाएगा, क्यों 8/100 गुणा 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 8%। तो इसी प्रकार जो है बेलन के आयतन के अंदर 8% का इंक्रीज हुआ है, क्यों यहाँ पहले 100 है फिर 108 हुआ है, 8% इंक्रीज हुआ है ना। अगर यहाँ कम होता तो हम डिक्रीज बोल देते। तो इसी प्रकार हमें गोला, बेलन और शंकु के प्रश्नों को हल करना है। अगर आयत पूछा जाए और वर्ग पूछा जाए तो उनका हमें एल गुणे बी कर लेना है, जैसे यहाँ ऐसे लिखा है वहाँ एल गुणे बी करके वैसे कर लेना। और ए का क्यूब स्क्वायर होता है, उसमें स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, तो ए 2 बार लिख के उसका वो कर लेना। तो सिंपल है ये प्रश्न। अब हम इस बेस को आप अगर अच्छे से समझ चुके हो तो हम 17 नंबर प्रश्न को कर लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो शुरू करते हैं 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 के अंदर कहा गया है कि स्टेशन मास्टर ने निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन बताओ। तो ये देखो आपके पास एक आयताकार बोर्ड दिया हुआ है, आपके पास आयत दिया हुआ है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के अंदर लंबाई में 2% का इंक्रीज है और चौड़ाई के अंदर 8% का हमें क्या मिला है, डिक्रीज। तो बताओ इसके जो क्षेत्रफल है ना, आयत के क्षेत्रफल या जो एरिया है इसका, इस पर बताओ कितने परसेंट का जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। तो हमें पता है कि आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे एल गुणे बी, ठीक है। और तो एल गुणे बी, तो ये देखो ये तो ठीक है भी, आप इसको सक्सेसफुल तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज छोटी सी और सुनो मेरी बात, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू दी हो, जैसे कि यहाँ पर आयत के अंदर 2 वैल्यू मिलती है, लेकिन जैसे हम घनाभ का, शंकु का या किसी का भी आयतन पढ़ते हैं ना, तो उनके अंदर कम से कम 3 वैल्यू जुड़ी होती है, क्योंकि वो 3D आकृति होती है, तो उनके आयतन निकालने के लिए 3 विमाओं को गुणा करना पड़ता है, तब वो चीजें निकल पाती है। लेकिन क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, इनका निकालने के लिए सिर्फ 2 की जरूरत होती है। यानी जैसे देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का निकालोगे भुजा की स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, सिर्फ 2। तो यानी कि जब कभी भी 2 हमें इस प्रकार की परसेंटेज वैल्यू लिखी हो और इनके अंदर अगर इंक्रीज या डिक्रीज मिले, तो हम सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो करने को मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखूंगा और फिर मैं 2% का इंक्रीज करूंगा लंबाई में। 2% इंक्रीज करने का मतलब 100 से कितना हुआ, ये 102। फिर मैं देखूंगा कि चौड़ाई के अंदर 8% का डिक्रीज, यानी कि ये 100 से कितना हुआ है 8 का डिक्रीज यानी कि 92। लेकिन ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगी देखो, क्योंकि 100 से 100 पहले गुणा करेंगे तो ये पहले मिलेगा 10,000 में, फिर 102 की 92 से गुणा करेंगे जो भी वैल्यू मिलेगी, फिर हम इनका अंतर देखेंगे तो परसेंट निकालना क्या है मुश्किल हो जाता है। तो हम एक अच्छा सा एक तरीका देख लेते हैं, वो कौन सा तरीका है वो आपको जानना जरूरी है। तो इस प्रकार हम करेंगे ना, तो पेपर के अंदर अगर कहते हैं कि 20 मिनट के अंदर 20 प्रश्न करने हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता। तो कुछ ऐसे तरीके सीखने हैं जिनसे जल्दी आंसर आए हमारा, तो हम सीखते हैं तरीका। एक तरीका तो ये, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। अब ये रेशियो मेथड काम करता है कब, जब हमें फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से दी हो कि अगर 16 से 2/3% का इंक्रीज हुआ पहले और फिर 14 से 2/7% का इंक्रीज हुआ, तो इस प्रकार की फ्रैक्शन दी हो ना, तब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो फिर हम रेशियो मेथड से करेंगे। क्योंकि इसका मतलब कितना होता है 1/6, इसका मतलब 1/7, यानी कि 6 से 7 हुआ, 6 से 8 हुआ, 7 से 8 हुआ, इस प्रकार हम रेशियो बना के उसको करते हैं। लेकिन अब हम जो करेंगे वो
हम सिर्फ देखेंगे किसको, एक फॉर्मूले को देखते हैं। जब हमें दो जो वेरिएबल दिए हों तो इस हिसाब से, अगर जैसे यहाँ पर 2% का इंक्रीज और 8% डिक्रीज है तो हम एक फॉर्मूला सीखेंगे सिंपल सा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अगर हम इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो हम प्रश्नों को आसानी से करेंगे। अब देखो जहां पर हमें वृद्धि मिले ना, कभी भी वृद्धि या इंक्रीज मिले तो उसको आप प्लस मान लेना, और जो कमी मिले डिक्रीज मिले तो उसको आप माइनस करना। माइनस करने के बाद इस जहां जहां दो है आप किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी बी मान सकते हो। तो मैंने इसको ए माना, इसको मैंने बी माना, इसको हल करता हूँ जल्दी जल्दी। तो ए का मतलब 2 प्लस बी का मतलब -8, इस 2 को उठाकर -8 कर देता हूँ यहाँ। फिर देखो प्लस ए गुने बी यानी कि 8 दुए 16, लेकिन ये होगा माइनस का क्योंकि यहाँ एक माइनस का है ना, फिर गुने 100। अब देखो अब ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये 100 हट जाएगा हमारा। तो देखो ये माइनस के 8, ये माइनस के पॉइंट 16, तो कितने हो जाएंगे 8.16 हो जाएंगे। ये तो 8.16, लेकिन ये 2 प्लस का भी तो है ना, 2 प्लस का है तो ये इसमें कैंसिल होगा तो बचेगा 6.16 जो कि नेगेटिव का, यानी कि 6.16% की जो है हमें कमी हुई है किसके अंदर, आयत के क्षेत्रफल के अंदर, जब हमने लंबाई को 2% इंक्रीज किया और चौड़ाई को 8% डिक्रीज किया। इस फॉर्मूले से आसानी हुई, हमें किसी प्रकार का गुणा नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने सीधा लिखा a का मान यानी a इसको माना b इसको माना, तो a जो पॉजिटिव है इसलिए +2, फिर नेगेटिव -2 माइनस क्योंकि गुणा करोगे प्लस, देखो +2 गुणे -8 करोगे तो माइनस के 16 मिलेगा ना, माइनस के 16 मैंने यहाँ लिखा, नीचे 100 था पॉइंट लगा और फिर कैलकुलेशन की तो 6.16% की कमी हमें जो है मिली है आयत के क्षेत्रफल में। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 18 दी हुई है उसमें कहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 5% कम हो जाती है तो नए आयत का क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल ही पूछा इसने। तो आयत का क्षेत्रफल तो हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई के अंदर जो है इसने पहले दिया हुआ है 5% का इंक्रीज और चौड़ाई के अंदर 5% का कितना दिया हुआ है डिक्रीज, ऐसा ही है ना। ठीक है, लंबाई में 5% का डिक्रीज और चौड़ाई में 5% का इसमें इंक्रीज और इसमें डिक्रीज, तो बताओ आयत क्षेत्रफल पर कितना % का प्रभाव पड़ेगा। तो अब 5% है और ये है, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हो। अगर हमारे पास दो वेरिएबल दिए हों तो आप लिखो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। आप किसी एक को मान लो, इसको a मानो और इसको b मानो, तो आप a रखोगे इसकी जगह +5 फिर -5 प्लस माइनस के हो जाएंगे तो वैसे 25 बटे 100, ये 0.25 हो जाएंगे। देखो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा माइनस का 0.25, यानी -0.25 का मतलब वो कितना हुआ, इतने % की हमें कमी हुई है। तो माइनस सिर्फ इतना दर्शाता है कि कमी हुई है। तो आयत के क्षेत्रफल के अंदर 0.25 की कमी हुई है। लेकिन आपने इस प्रकार के प्रश्नों को देखा होगा, अगर हमारे पास दो वैल्यू एक जैसी हो, जैसे कि आयत के क्षेत्रफल के अंदर 5% का इंक्रीज और 5% का ही डिक्रीज हो, तो हम सीधा कह सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे 100। हमें हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर भी बता देता हूँ इसको मैं, अगर हमारे पास ये देखो आयत के क्षेत्रफल और इन पर अकेलों पर प्रश्न नहीं बनता, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि अगर कहे कि कोई वैल्यू है उसको पहले 20% इंक्रीज किया और फिर 20% डिक्रीज किया, तो ओवरऑल कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो अगर सेम वैल्यू दी हो ना, 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, तो आप उनको सीधा कर सकते हो x² बटे 100 से, x² बटे 100। ये हमेशा क्या होगा, लॉस होगा आपको, यानी कि कमी होगी इतने की। अगर हमें सिंपल अगर कहे कि कोई राशि है आपके पास x, पहले उसके अंदर आपने ना 20% का क्या किया, x कोई राशि है इसमें 20% का पहले तो आपने इंक्रीज किया और फिर आपने 20% का इसके अंदर डिक्रीज किया, एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज। तो आप बताओ इसके अंदर कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। तो ओवरऑल तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कब, जब हमारे पास 20% का इंक्रीज और 20% का डिक्रीज हो, यानी दोनों वैल्यू सेम हो। तो हम इसमें x², x किसको मानेंगे 20 को, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 100 का भाग दें 4 आएगा, यानी कि 4% की क्या होगी हमें हानि होगी ओवरऑल। अगर एक प्रश्न और देख लेते हैं, अगर इसी प्रकार का प्रश्न बनता है कि एक आयत है उसकी लंबाई के अंदर ना 30% का तो क्या हुआ है इंक्रीज, और जो उसकी चौड़ाई है ना उसमें 30% का क्या हुआ है डिक्रीज,
तो बताओ उसके ओवरऑल क्षेत्रफल पर कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। तो हमने देखा 30% का इंक्रीज है, 30 का डिक्रीज है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे 100 होगा हमेशा कमी, कमी ये होगी हमेशा। 30 का स्क्वायर 900, 900 बटा 100 यानी कि 9% की क्या होगी हमें कमी, या फिर कह सकते हो आप हानि ही होगी उसके क्षेत्रफल के अंदर। तो ये हमने सीखा। अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 35% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल। ये तो क्वेश्चन आप खुद भी अब कर लो तो अच्छा है, मेरा तो मानना ये है लंबाई के अंदर 70% का क्या हुआ है इंक्रीज और चौड़ाई में कितना हुआ 35% का क्या हुआ है डिक्रीज। तो आप बताओ, तो जब दो वेरिएबल दिए हो तो आप फॉर्मूला लगाओ सीधा a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये तो लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके अभ्यास हो अच्छे से। तो a का मतलब कितना, इसको मान लो आप a, इसको मान लो आप b, किसी को भी मान सकते हो आप, चाहे इसको a मान लो तो भी हो जाएगा ये। तो देखो a की जगह कितना है 70, b की जगह -35, क्योंकि जो डिक्रीज होती है वैल्यू उसको माइनस मानना होता है यहाँ पर, तो -35 और ये प्लस तो है लेकिन दोनों गुणा ये वैल्यू माइनस होगी, तो ऐसे तो लिखना है माइनस, और यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे वो वैल्यू फिर माइनस लिखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस इनका गुणा करो 70 गुणे 35, ये देखो 2450, तो हमारे पास इनका गुणा किया तो हमारे 2450 आया, फिर हमें 100 का इसमें क्या देना भाग, तो 1 0 से कैंसिल, यहाँ पर 24.5 माइनस का। तो देखो तो पहले हम 70 में से 35 को घटा लेते हैं, 35 बचेगा प्लस का, और फिर हम 24 पॉइंट इसको 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे हिसाब से 10.5। ठीक है, तो 10.5 जो है परसेंट का हमें क्या इसमें इंक्रीज हुआ है अब की बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें देखने को मिलेगा 10.5। तो अब हम प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं आगे। तो क्या ये अच्छे से समझ में आया आपको कि एक आयत की लंबाई में 70% का इंक्रीज, चौड़ाई में 35% का डिक्रीज, जब आप इंक्रीज वृद्धि का जाए, इंक्रीज का दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार के वैल्यू को आप हमेशा प्लस के अंदर मानो, और जो वैल्यू कहे कि डिक्रीज हुआ है, कम हो गया, घट गया, इसको आप माइनस में मान लो। फिर आप अगर दो वैल्यू दी हो सिर्फ, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो सक्सेसिव का, a प्लस बी ए बी बटा 100। ए और बी आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को अलग अलग मान सकते हो, मानने के बाद आप ए की जगह प्लस रख लेना, ए को माइनस करके इस प्रकार हल करना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से की है। तो अगर कैलकुलेशन गड़बड़ी कर दी तो फिर तो देखो आपको पता है क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 20 को देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% बढ़ाई जाती है, यदि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में। अब ये देखो ये घनाभ का प्रश्न है, अब इसमें ना कम से कम 3 वैल्यू होगी, और जब 3 वैल्यू होती है ना तो हम ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए हमें रेशियो मेथड का सहारा लेना होता है। इसको मैं एक बार लिखता हूँ कि घनाभ के लंबाई में 50 और 20, ठीक है, ये बढ़ाया जा रहा है, तो यानी कि लंबाई और जो चौड़ाई है इसमें 50% का इंक्रीज और 20% का इंक्रीज, और जो हाइट है उसके अंदर 30% का डिक्रीज है मेरे ख्याल से, तो 30% का में डिक्रीज है। ठीक है, तो आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो हमें पता है कि इसकी लंबाई में 20% का इंक्रीज किया। देखो एक घनाभ बनाया मैंने ऐसे, अब ये कह रहा है कि ये घनाभ है, घनाभ ये जो लंबाई है ना, इस लंबाई ये चौड़ाई, ये इसकी हाइट है, अगर इसकी लंबाई में 50% इंक्रीज कर दिया जाए, इसको बढ़ा दिया जाए, लंबाई को इस बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई जो है इसमें 20% भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये जो हाइट है ना ये 30% कम कर दी है इन्होंने पहले से, ऐसे कम कर दी, तो बताओ इसके जो आयतन है ना इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पता है पहले इसका आयतन का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, तो हमें पता है कि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों को गुणा करने से हमें आयतन मिलेगा। तो पहले लंबाई के अंदर 50% का इंक्रीज का मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो वो फ्रैक्शन वैल्यू को कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप परसेंटेज तो आप जानते हो, मैंने पहली क्लास में बताया था परसेंटेज का मतलब 1/100, यानी कि अगर परसेंटेज हटाना है तो बट्टा में 100 लगाओ, तो परसेंटेज हटाना है ना तो परसेंटेज 50% है, परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि 100 बटा में करोगे तो ये 1/2 आएगा क्या, ये तो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में चेंज करना है इनको, ये तो आपको पता भी होगा वैसे। तो 50% का मतलब 1/2, यानी कि अगर कोई वैल्यू 2 थी तो वो कितनी हो गई 3, क्योंकि एक इसमें बढ़ गया, फिर 20% है इसका मतलब 1/5, यानी कि अगर कोई वैल्यू 5 थी कितनी हो गई 6,
30% का डिक्रीज, यानी कि 3/10 होता है ये, तो यानी अगर कोई वैल्यू 10 थी तो कितनी होगी 7, क्योंकि 3 कम हुआ ना, इसमें डिक्रीज का है इसने। तो फिर देखो इन तीनों का गुणा देखो करते हैं, तो 18 सत्ते 126, तो बिल्कुल 126 आएगा। और ये देखो 100 आएगा क्या, बिल्कुल ठीक बात है। देखो जब यहाँ लिखा हो 100, यहाँ जितना भी बड़ा हो तो सीधा सीधा इसको आप परसेंट मान लिया करो 26%, क्योंकि ये तो वैल्यू ऐसे आनी है ना, 20 में कितना 26%, 26 ज्यादा बटे में 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाना है, यानी कि 26% जो सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि जो है कनाब के आयतन के अंदर 26% का जो है इंक्रीज हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 और 22 मेरा मानना है कि आप खुद से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मैं थोड़ा बहुत उसमें बता देता हूँ। देखो यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो आयतन के अंदर, चल मैं ये पहला 21 नंबर तो बता ही देता हूँ। देखो 21 नंबर प्रश्न जो है उसको थोड़ा देखते हैं, ये क्यों आपकी बार बेलन का प्रश्न आया ना, इसको ध्यान से सुन लेते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया था बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें इस पाई का कोई मतलब नहीं है, हमें आर स्क्वायर एच चाहिए, यानी कि 2 बार तो हमें आर है और 1 बार हमारे पास एच है। लेकिन प्रश्न में कहा है कि इसकी जो रेडियस है ना बेलन की, उसके अंदर तो 20% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और जो हाइट है ना, हाइट के अंदर 30% का कमी हुई है, ठीक है। तो अब देखो तो इसके अंदर कमी हुई है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि 5 से कितना हुआ ये 6, 5 से कितना हो गया 6, और 30% का डिक्रीज यानी कि 10 से कितना हुआ ये 7। अब देखो ठीक है 10 से 7 हो गया ये, तो इनका गुणा करो, देखो 6 6 के 36 और 36 को 7 से गुणा करो, देखो तो हमारे पास ये मिला 252, और यहाँ देखो 250, तो बताओ कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज हुआ क्या, ठीक है 2 का इंक्रीज हुआ 250 पर। हमारे पास गुने कितना है 100, 10 से 10, 5 5 25, 5 2 10, ये यानी कि 4/5 यानी कि 0.8% का हमें क्या हुआ है, 2.250 था और 252 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है ना, तो हमें 0.8 का क्या होगा लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा, या कह सकते हैं बढ़ जाएगी वैल्यू, ये इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो हमें ये पता चला कि 0.8% बढ़ गया वैल्यू, यानी 21 नंबर प्रश्न का जो है 0.8 की वृद्धि, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है आपको ठीक है। तो 22 नंबर प्रश्न जो है मैं आपको ओरली बता देता हूँ इसका आंसर कितना होगा। देखो यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन, तो गोले का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो कट जाएगा, आर क्यूब बचेगा, यानी आर को 3 बार इस प्रकार सक्सेसिव के अंदर लिखना है। तो 20% है, 20 का मतलब 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 125, 216 बढ़ाओगे तो आएगा 72.8। तो मैं करके देख लेता हूँ तो कितना आएगा, एक बार कर ही लेते हैं। चलो 22 नंबर प्रश्न को भी कर लेते हैं, तो आपके मन में भी मजाक बना रहे सर ने करवाया नहीं, करवा देते हैं भैया, 22 भी करवा देते हैं। तो 3 बार हमें आर लिखना होगा क्योंकि हमें बार गोला दिया हुआ है, तो आप समझ गए होंगे गोले का जो है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये तो कटेगा, आर बचेगा 3 बार, तो आप लिखोगे 20% का इंक्रीज है, यानी 5 से 6, फिर आप 5 से 6 और फिर 5 से 6, देखो 125, 216 कितने का इंक्रीज हुआ बताओ, तो अगर 75 और ये 91 हो गया ठीक है बटा 125, तो देखो 75 तो देखो सीधा सीधा हो गया और 16 और हो गए, 4 5 11 1, तो 2 ठीक है 91 और गुने 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। अब देखो जब कभी भी नीचे 5 मिले ना तो आप इसको ना ऐसे गुणा कर लेना, इसको 2 से गुणा करो, नीचे 5 होता है ऊपर भी 2 से गुणा करो, ये 8 हो गया, देखो 8 एकम 8 8 में 72, और ये पॉइंट लगाओगे नीचे तो 72.8% का हुआ क्या है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, तो अब 125 से 216 हुआ, इंक्रीज ही हुआ है, तो 72.8 का इंक्रीज, जो मैंने आपको पहले ओरली करके बताया था कि 72.8 मिलेगा, क्यों मुझे सामने दिखाई दे रहा था कि 125 आएगा, 216 91 का इंक्रीज और 125 हो, तो हमारे पास 72.8। तो आपने इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ लिया, तो मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ा हो, करने आपको सभी है, तो मैंने प्रत्येक प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार का डाउट न रह जाए
कि ये हमने करवाया नहीं। तो कई बार होता है कि देखो टीचर अगर कोई कहता है ना ये प्रश्न खुद से करना है, तो वो आपका भला चाहता है कि वो खुद से प्रयास करेगा। तो लेकिन क्या है, कई बार ना डाउट रह जाते हैं, फिर हम इधर उधर भटकते हैं और फिर भटकते रह जाते हैं, प्रश्नों को हल करने वापिस बैठते नहीं है। तो मेरा ये रहता है कि एक एक प्रश्न को आप अच्छे से करो। पहले आप करके देख लिया करो, पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर किया करो और फिर आप वीडियो को अच्छे से करने का प्रयास करो। अगर आपसे हो गया अच्छे से तो और भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर यहाँ मैं करवा ही रहा हूँ। तो अब हम टाइप नंबर 4 को देख लेते हैं। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न जो है उनको हम हल करेंगे। तो एक बार दोस्तों मैं वीडियो को चेक कर लेता हूं, तो देख लेते हैं। तो वीडियो हमारा अच्छे से चल रहा है, तो आगे प्रश्नों को देखते हैं। टाइप 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम टाइप जो है चौथा शुरू करेंगे, और जो है क्रमागत परिवर्तन, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। क्या है? क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। तो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर किस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं हमें, तो उन्हें हम देखते हैं और करने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 23 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को करना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 को शुरू करते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो मैं इस साइड क्यों कर रहा हूं कि इस साइड आपको प्रश्न दिखाई देंगे, तो इसलिए इस साइड थोड़ा लिखना पड़ा। आपने सोचा होगा कि इसको मैंने मिटाकर यहाँ क्यों लिखा, तो यहाँ पर प्रश्न आएंगे ना, फिर आपको अच्छे से प्रश्न नहीं दिखेंगे। आप प्रश्न ही नहीं दिखेंगे तो फिर तो आप समझ रहे हो क्या करना है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य है। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए मैं आपको एक शानदार सा तरीका बताऊंगा, जो आपने सुना तो है लेकिन आपने कभी यूज नहीं किया उसको। मतलब सुनते तो होंगे आप भी, ऐसे ऑप्शन से यूज कर लेते हैं, कैसे हम ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हमारा एक फंडा रहेगा जो आज से हम शुरू करते हैं। कौन सा फंडा? मैं यहाँ लिखता हूं, पर मैं क्या लिखना भूल जाता हूं, तो आज हम उसको शुरू करें, मेरे दिमाग में आ ही गया। तो जैसे जैसे प्रश्न आते हैं उस हिसाब से वो दिमाग में आती चीजें। तो हमारा टाइप तो फोर्थ है, तो हम लिखेंगे ऑप्शन का सहारा। क्या लिखेंगे? आंसर हमारा। क्या लिखेंगे? ऑप्शन का सहारा, आंसर हमारा। तो मैं आज आपको ना, देखो कंपटीशन लेवल के अंदर हमें ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं? अगर ऑप्शन नहीं दिए होते तो हम सीधा प्रश्नों को हल करते और हम एक उत्तर निकालते और उसको हम वहां नोट करते, या फिर कोई ऐसी व्यवस्था होती जिसे हम वहां पर लिख पाते। लेकिन हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑप्शनों का सहारा लेना सीखो ना। तो आज हम ऑप्शनों का सहारे से जितने भी प्रश्न होंगे उनको मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो हमारा ये टैगलाइन रहेगी कि ऑप्शन का सहारा, आंसर हमारा। तो 23 नंबर प्रश्न को हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो कहा है कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है। देखो हर बार ना प्रश्न को ऑप्शन का सहारा, आंसर हमारा, ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। लेकिन कुछ ऐसा होते हैं जिनको हम कैलकुलेशन करेंगे जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, तो हम अच्छे से चीजों को सीखेंगे। अगर हमारा ऑप्शन से हुआ जल्दी तो हम ऑप्शन से करेंगे, अगर हमारे कैलकुलेशन करने से जल्दी होगा तो हम कैलकुलेशन करने से करेंगे। तो यानी जिस प्रकार से उत्तर जल्दी आए वो हमें लगा लेना है, तो एक के पीछे नहीं पड़ना है कभी भी। तो ठीक है, तो यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य है। तो ये तो सिंपल सा है कि वास्तविक घड़ी का मूल्य जो 500 रुपये है, इस घड़ी के रुपए के अंदर पहले उन्होंने ना
10% की वृद्धि की। 10% की वृद्धि करने का मतलब देखो 10% की वृद्धि की पहले और फिर इन्होंने जो है 15% की है इन्होंने कमी। तो हमें पहले तो 10% और 15% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। तो हमें पता है 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है और 15% की इसकी जो है 3/20 होती है। अब इसको हम कैसे याद रखते हैं वो भी थोड़ा सा देख लो। ये जो है हमारे पास 5% का 3 गुना है। कितना है? 5% का 3 गुना। तो 5% का तो हमें पता है 1/, कितना होता है 20, इसका 3 गुना यानी कि 3/20। ठीक है भाई। तो ये पहले तो इन्होंने इंक्रीज किया 10% का, यानी कि पहले चीज कितनी थी 10, फिर कितनी हुई 11, फिर कितना है 15% का डिक्रीज, यानी कि पहले कोई वैल्यू 20 थी और उसके अंदर 3 की कमी हुई, यानी कि कितना हुआ 17। इसको हमें हल करना है। तो आप देखो पहले तो आप ना ऑप्शन का सहारा अगर लेना चाहते हो तो ले लो, वरना इसको मैं ना कैलकुलेशन से कर लेता हूँ। तो देखो कैंसिल, ये कैंसिल, आप देखो नीचे बचा 2, तो हमें 2 का भाग देना है, इनको गुणा करना है। तो देखो 55 उन्हें 17 करते हैं। देखो तो 17 का 85 का 5 हासिल 8 और 17 का 85 इनको ऐड करो, ये अपने पास 935। 935 के अंदर हमें भाग इसका देना है 2 का। तो 2 का भाग देखो 935 को 2 का भाग दो, तो देखो हमारे पास ये मिलेगा। देखो अगर 935 का हाफ करोगे ना तो 467.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कैलकुलेशन तो दोस्तों देखो करनी है, आप भी अगर अच्छे से पढ़े क्यूब स्क्वायर याद करोगे तो कैलकुलेशन आपकी भी अच्छी हो जाएगी। तो करो कैलकुलेशन को, करना ही होगा। तो 500 गुणे 11/10 17/20 और इसे काटा और इस पर हाफ हमने किया तो 467.8 हमें मिला, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे हम अब ऑप्शन का सारे का मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर ये जो प्रश्न है इसके अंदर आप चीज देखो, ये 11 किसी से कटेगा नहीं। अगर ये 11 किसी से कटेगा नहीं तो इसका मतलब जो आंसर होगा ना उसमें वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हमने सभी ऑप्शनों को देखते ना हम, तो ये तो क्या कैलकुलेशन आसान थी, इसलिए हमें क्या ऑप्शनों के अंदर नहीं उलझना। कैलकुलेशन डिफिकल्ट आएगी ना तब हम ऑप्शनों का सहारा लेंगे। अगर देखो ये हमेशा 11 से कटेगा, अब 11 से कटने का रूल तो आप जानते होंगे, 6 और 5 11, 7 और 4 11, यानी कि ये संख्या 11 से कटेगी। तो अगर हम ऑप्शनों के अंदर सीधा 11 का रूल भी देखते हैं ना तो भी हमारा आंसर सही हो जाता, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन 11 से नहीं कटेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 11 से कटेगा। तो ये बात ठीक है। तो हमने ऐसे इसको हल किया। अब प्रश्न संख्या 24 को हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 जो है उसको देखते हैं कि जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटाया गया, उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व क्या है? तो हमें पता है कि जो पत्रिका का मूल्य जो है ना, पत्रिका का मूल्य और साथ में क्या दिया हुआ है, बिक्री में वृद्धि दी हुई है। तो बिक्री और इन दोनों का मूल्य और बिक्री का गुणा करोगे ना तब हमारे पास राजस्व मिलेगा। क्या मिलेगा? राजस्व। तो ये वही प्रश्न बन गया, 2 का गुणा करने से 30 से वैल्यू आएगी। तो मूल्य के अंदर इन्होंने 30% इन्होंने घटा दिया, यानी कि 10 से इसको 7 किया है। अब देखो मैं सीधा लिखूंगा 30% घटाने का मतलब, अब पर्सन तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 24 नंबर, तो 30% घटाया यानी कि 30% फ्रैक्शन 3/10 10 से 7 कर दिया, और फिर 10% की वो कहाँ गया, 30% की वृद्धि हुई है। फिर अब यहाँ 30% की वृद्धि का मतलब 10 से कितना हुआ 13। तो अब राजस्व देखना है, तो 13 7 91, यहाँ पर 100। तो 8% का क्या हुआ, लॉस हुआ क्या? बिल्कुल। तो हमारे पास 8% का लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये क्या है, जब एक पत्रिका का मूल्य 30% घटाया गया, ठीक है, तो 10 से 7 हुआ, उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में होगी, कुल राजस्व में क्या है, तो 30% 3/10 से 7 और 10 से 13, 13 7 91 और ये 100। अच्छा सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखो 8 थोड़ी है, 9 आएगा ना, तो 9% का हमें क्या है, लॉस हुआ। तो यानी कि 9% की हानि, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा होगा कि 9% की हानि, तभी मैं सोचूंगी 9 क्यों नहीं आया, तो आ गया 9 हमारा। तो फिर हम 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक बाइक की मूल्य में 10% की वृद्धि और फिर 8% की वृद्धि
बाई के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन, यानी 2 बार परिवर्तन हुआ है तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस बी वाला। पहले 8% का इंक्रीज और पहले 10% का इंक्रीज और फिर 8% का इंक्रीज, 2 बार इंक्रीज हुआ है 8 और पहले 10 का फिर 8 का, तो हम ये ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे प्लस ए बी बटे 100। तो देखो इनका ऐड करो पहले तो 18 और इनका गुणा करो 80 और गुणे में 100 करोगे तो देखो 0.8 आएगा, तो 18.8 जो है इसका ओवरऑल जो है रेशियो मिलेगा 18.8, जो तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब 26 नंबर प्रश्न देते हैं। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो अंतिम में क्या होगा? तो अंतिम में क्या होना है, देखो 50% की वृद्धि 50 की कमी, अगर दोनों वैल्यू समान हुई तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था यहाँ पर कि अगर वृद्धि भी समान हो, जैसे कि x की वृद्धि हुई और x की ही हानि हुई, x% की वृद्धि हुई x% की हानि हुई, उसका ओवरऑल जो होगा ना ओवरऑल होगा x² बटे 100 की क्या होगी हानि हमेशा, क्योंकि लॉस होगा। यहाँ पर 50 दिया हुआ x का मान, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 और ये घटेगा तो 25% की क्या होगा हमें हानि, 25% का लॉस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न को। एक कर्मचारी के वेतन में पहली बार 45% की वृद्धि हुई और फिर 45% कम हो गया, तो प्रभावी परिवर्तन बताना है। तो ये तो 45% है, तो ये लगेगा x% वाला। कौन सा लगने वाला है? अगर हमारे पास x% का ही क्या मिले वृद्धि हो और x% का ही हमारे पास डिक्रीज हो, तो x² बटे 100 जो है ये हमेशा ही हानि होती है। तो हमारे पास 45% दिया हुआ है, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 45 लिखा हुआ है ना, तो 45 अगर जिस भी संख्या के पीछे 5 लिखा होता है ना, तो उसका स्क्वायर निकालना भी आसान है। देखो 25 और इससे आगे वाला अंक 5, तो 5 हो गए 20, यानी कि 20 25 इसका स्क्वायर होगा और हमें 100 से भाग देना है। तो देखो 20.25 ये होगा क्या, हमेशा लॉस होगा ना, तो ये हमारे पास 20.25 की क्या होगी लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितने में कौन से में है, तो ए में नहीं है हमारे पास, सी नंबर ऑप्शन में है। 20.25 का लॉस हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ हमें लॉस, क्योंकि ये जो x% की वृद्धि और लॉस होता है ना, हमेशा x² बटा 100 की हानि ही होगी, कभी वृद्धि नहीं होती। तो 27 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं कि अब तक के प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आगे के प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 28 को हम कवर करते हैं। प्रश्न संख्या 28 के अंदर कहा गया है, एक एसी की कीमत में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत 22% कम हो जाती है, तो एसी की अंतिम शुद्ध परिवर्तन। तो ये तो बार बार इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि पहले 16% की वृद्धि फिर 22 की कमी। तो पहले जो है 16% की क्या हुई है वृद्धि और फिर 22% की क्या हुई कमी हुई, तो बताओ ओवरऑल कितना परसेंट का हुआ। तो ओवरऑल वही फॉर्मूला है हमारे पास, तो ए प्लस बी ए बी बटे 100। अगर इस प्रकार की 2 रेशियो दियो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 3 दियो सक्सेसिव लगाएंगे, यानी इतने से इतना हुआ, इतने से इतना, इतने से इतना, उस प्रकार से। अब ये दिया हुआ, इस वैल्यू को मान लेता हूं मैं ए, इसको मान लेता हूं मैं बी। तो ये तो माइनस का है, देखो क्योंकि डिक्रीज था ना 22% का लॉस हुआ है, तो इसको माने अगर मैंने ये माना, यहाँ मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस का 22, यहाँ प्लस का कितना है 16, और फिर देखो इनका गुणा करो तो माइनस होगा, ये 16 गुणा 22 करो, देखो 22 को 16 से गुणा करो, देखो 16 2 32 2 3, 16 2 32 और 3 35, 252, इसको गुणा करेंगे 200 352 सॉरी 352 और गुणा में 100। अब देखो इसको 100 से भाग देंगे तो 3.52 आ जाएगा, ये तो 3.52। तो ये देखो अगर हम 22 में से 16 को घटाएंगे कितना बचेगा बताओ, 6 बचेगा क्या, बिल्कुल। तो 6 बचेगा किसका, माइनस का, माइनस का 6 और ये 3.52 और इसमें ऐड करेंगे तो 9.52% जो है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है बी के अंदर जो मिलेगा, क्योंकि हुई थी हमारे पास क्या वृद्धि हुई है क्या, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू भी नेगेटिव थी, ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये इनको ऐड किया हमने तो ये नेगेटिव होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो हमारा सही है कि 9.52 की कमी होगी, वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये भी माइनस में ये भी माइनस में बचा, ये 9.52 जो माइनस में बचा, माइनस का मतलब कमी हुई है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, 9.52% की कमी हुई है। तो अब हम प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये अच्छे प्रश्न है, इनको मैं जो आपको ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन का सहारा
आंसर हमारा। तो ये मैं इसमें आपको लगा के दिखाऊंगा अभी किस प्रकार हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार वीडियो को चेक कर लेता हूँ। तो वीडियो ठीक चल रहा है, तो आगे के प्रश्नों को हम करते हैं। 5वां टाइप शुरू करते हैं हमें। टाइप संख्या 5 को शुरू करते हैं, जो है अनुपात का सिद्धांत, यानी अनुपात के अंदर किस प्रकार प्रश्न बनते हैं तो हम सीखते हैं। तो लिखा हुआ है कि 18,910 रुपए की राशि अर्जुन, रायमा और सोहन के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि अर्जुन को रायमा से 20% कम मिलता है, जबकि सोहन को रायमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। तो सोहन का हिस्सा, तो ये तो आपने प्रश्न कभी किए होंगे अगर आपने मैथ की है। तो इस प्रकार ना पहले इनका जो ये दिया हुआ है कितना ज्यादा कितना कम, तो इनको हम पहले रेशियो के अंदर अरेंज करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि अगर आप इस बुक का सॉल्यूशन देखने आए हैं, इसका मतलब आपको मैथ पहले से आती होगी। तो शुरू करते हैं। हमारे पास एक है अर्जुन, एक हमारे पास है राइमा, और एक हमारे पास कौन है, तो सोहन है। तो ये तीन हमारे पास है, अर्जुन, राइमा और सोहन। पहली लाइन जो कह रही है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम मिलता है। तो अर्जुन को जो है ना राइमा से 20% कम, 20% का मतलब 1/5, यानी इसको अगर 5 मिलता है, इसको 1 कम उससे यानी कि 4, ठीक है। और जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है, यानी राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि ये 4 इसको मिलेगा 5। अब इसको देखो कैसे हल करते हैं हमें। अगर ये स्पेस आपके पास खाली है तो इसकी जगह ये आएगा आपके पास 5, और ये स्पेस खाली है तो ये हमारे पास 4। ये आपको रेशियो बैलेंस करना हमें, अगर रेशियो टॉपिक आपको करवाऊंगा तब समझाऊंगा, तो ये वैसे आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम गुणा करते हैं, देखो 25, 20 और यहाँ देखेंगे 16। फिर क्या मैं इनको किसी एक पार्ट से काट सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं काट सकता। तो नहीं काट सकता तो पहले हमारे पास जो टोटल वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है इन्होंने कि 18,910 इन्होंने टोटल वैल्यू दी है, जो हमारे पास इन सभी का योग करोगे तब हमारे पास मिलेगी। तो देखो 20 और 20 40 45, 45 10 55 और 61, यानी टोटल जो वैल्यू है 61। एक बार और एड कर लेते हैं, देखो 45 55 और 61, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 61 हुई। हमें क्या था सोहन का हिस्सा, तो बताओ सोहन का हिस्सा कौन सा है? सोहन का हिस्सा 25 है क्या? ठीक है, 25 है हमारे पास सोहन का हिस्सा। एक तो ये कैलकुलेशन है जिसको आपको हल करना है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास अलग अलग दिए हुए हैं उन्होंने, तो ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन को हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं ना आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, एक अलग सी चीज। तो इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये आपने समझ लिया कि किस प्रकार ये चीजें करते हैं। अब इस कैलकुलेशन को हम कैसे हल करें? देखो हल करने का तो कुछ नहीं है कि मैं इसको 61 के भाड़े से काट देता और 25 से गुणा कर लेता, आंसर मिल जाता। लेकिन कुछ अलग सीखते हैं, तो थोड़ा सा तो मुझे टाइम दीजिए आप। अब करने को देखो ये कर लेते हैं। अब ऐसे नहीं, इसको करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ये तो मैं अब कर सकता हूँ, किसके भाड़े से? 61 के भाड़े से हम काटेंगे, 25 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन अगर इस प्रकार के बहुत सारे आगे प्रश्न आएंगे, इस प्रकार की कैलकुलेशन क्रिएट होगी, इतने की वैल्यू इतनी है, तो बताओ इतने की वैल्यू कितनी होगी। तो हम कुछ ऐसा सीखते हैं कि जल्दी हम आंसरों के पास पहुंच पाए। तो हम करते हैं शुरू। तो इसको मैं रफ करता हूँ और फिर मैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो देखता हूँ। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 7700। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे पास है 8470। और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास
वो है 7750 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 8750। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है कि ए 7700, बी 84,000 इतने, तो ये चार ऑप्शन है। तो इसका हम कैसे आंसर निकालेंगे? देखो सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी है, यहाँ पर यूनिट डिजिट में ना यूनिट अंक यानी यूनिट डिजिट अगर आप यूनिट डिजिट को अच्छे से समझ गए तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छे से हल कर लोगे। पहले आप एक चीज समझो, इसका यूनिट डिजिट कितना है। तो देखो जब कभी भी इस प्रकार कोई संख्या लिखी हो 8 7 6 5 4 इस प्रकार, तो आप इनको जब ऐड करते हो ना तो आपको जहां पर भी आपको दो डिजिट मिले, दो डिजिट जैसे आप इनको ऐड करोगे, दो डिजिट मिले उनको एक डिजिट में चेंज करो। जैसे कि 8 और 7 15, 15 को ऐड किया, 15 का मतलब 1 और 6 को 1 और 5 को ऐड करो, साथ में 6 हो जाएगा। नहीं तो 15 8 15 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 यानी 3, 3 और 8 8 और 4 12 यानी कि 3, 3 और 3 6, यानी इनका जो यूनिट डिजिट आएगा सभी का वो 6 आएगा। इसी प्रकार इनको ऐड करते हैं। देखो 7 और 4 14 यानी कि 5, 7 और 4 12 यानी कि 3 3 10 1, 7 14 5 10 यानी कि 1 और 1 कितना हुआ 8 और 5 13, 8 और 5 13 यानी कि 4 4 और 7 11 यानी कि 2। अब हमारे पास ये दो वैल्यू है जो सेम आ गई, तो थोड़ा सा देखो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम करेंगे इसको। लेकिन अब तो मैं आपको ना सिखा रहा हूँ चीजें भी, हमें क्या हर प्रकार की चीज पता होनी चाहिए किस प्रकार हम चीजों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने इनका यूनिट डिजिट निकाला, तो हमें क्या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के अंदर क्या कुछ चीजें सीखते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट मामला हो जाता है, इस प्रकार की चीजें काम आती है। तो आंसर के पास नजदीक पहुंचने का ये एक अच्छा रास्ता होता है यूनिट डिजिट। तो आपने इनको आपने जोड़ा तो इसका 5 1 1 और 2 आपको पास इस प्रकार मिला ऑप्शन का। फिर आप देखोगे नीचे कभी भी ना यहाँ पर जो वैल्यू 3 कभी भी नीचे इस प्रकार का अगर कैलकुलेशन क्रिएट होती है तो हमें हमेशा नीचे कभी 3 नहीं होना चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल कभी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर होगा 2 तो आप हमेशा गुणा करोगे किससे 5 से, क्योंकि नीचे हमें 10 बनाना है। अगर नीचे 2 हुआ ना उसको 5 से गुणा करना, ऊपर भी 5 से गुणा करना, तो नीचे 10 बनते ही कितना बन जाएगा 10 बनेगा, फिर हम इनको ऐड करेंगे 1 बनाना है, यानी हमेशा नीचे 1 बनाना है हमें। अगर हुआ 3 तो 3 का होता नहीं है, 7 करोगे तो इसको हमको गुणा करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 7 चौके 28, 28 को आप ऐड करोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप गुणा करते हो 8 को तो 8 को तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 को 8 से गुणा करते हो 8 और 64 होगा, और 6 4 10 यानी 1, यानी ये 3 तो आप ऐसे याद रखो। 2 5 का आप कह रहे हो तो देखो अगर 5 होता तो आपको 2 से गुणा करना, वो तो हमने लिख लिया। हमने 2 4 7 8 इनका तीनों का देख लिया। अगर हमेशा कभी भी नीचे इस प्रकार के प्रश्न बनता है और नीचे अगर 2 मिलता है आपको, 7 मिलता है या 8 मिलता है, तो हमेशा उनको अगर इस प्रकार का प्रश्न है जैसे कि ऊपर मिल गया हमें 42 और नीचे हमारे पास यहाँ है 43 और यहाँ है 2 और यहाँ पर हमारे पास है 7। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है ना, तो नीचे आपको 10 बनाना है, यानी कि 1 बनाना चाहिए। 1 बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करोगे, सॉरी 5 से नहीं, इसको करोगे आप 5 से, सॉरी 10, ये 10 अब नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करो, ये नीचे 10 बन गया। अब ऊपर इनका यूनिट डिजिट हम निकाल लेंगे, क्योंकि नीचे 1 होना जरूरी है। तो ये आपने समझा कि अगर 5 हुआ तो 2 से, 7 हुआ तो 4 से, 8 हुआ तो 8 से, अगर 3 होगा नीचे तो 3 होगा तो कुछ इसका कोई तरीका नहीं है। अगर नीचे 3 है ना, 3 को हटाना होगा, 3 को हटाना होगा। हमें पहले चेक करना होगा कि क्या ये जो नीचे चीज लिखी हुई है इसमें 3 तो नहीं है। अगर इसमें 3 होगा तो हम पहले देखेंगे कि क्या ऊपर कोई भी है जो 3 के भाड़े से कट रहा है, तो हम इसके अंदर से उस 3 को हटाएंगे, यानी 3 के भाड़े से दोनों काट देंगे, इसमें से 3 हट जाएगा। फिर 3 को हमेशा हटाना होता है इसमें। अब 3 को कैसे हटाते हैं, तो 3 का रूल तो आपको पता ही है कि अगर कोई सी संख्या का अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से भी कटेगी। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, 7 6 और 1 7, 7 यानी कि 7 हो गया। इसमें तो 3 है ही नहीं, कहीं पर भी 3 नहीं है, तो हमें सिंपल सा पता चला इनका भी यूनिट डिजिट जो होगा ना, अब देखो इनका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। देखो 1 और 8 9 हो गए, वैसे 9 तो क्या कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लिखो 9 हो गया, 9 और 9 18, 18 को फिर ऐड करोगे, यानी कि 18 को ऐसे ऐड करोगे तो 8 और 1 9 9 हो जाएंगे, 9 और 1 10, 10 यानी कि ऊपर बना हमारे पास 1, ठीक है।
ऊपर कितना बन गया 1, इनको हमने जोड़ा, इनका यूनिट डिजिट 1 मिला, नीचे 61 यानी 7। इसको मैं यहाँ करता हूँ, देखो इनको मैंने ऐड किया, 1 मिला यूनिट डिजिट, इनको ऐड करूंगा 7 मिलेगा, इनको ऐड करूंगा 7 मिलेगा, 7 से 7 कैंसिल, ऐसा कर सकते हैं, 7 से 7 कैंसिल, बचा कितना 1, यानी कि ये कभी भी आंसर नहीं होगा, ये कभी भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर है, यानी कि 84 70 या फिर 77 50, इन दोनों में से कोई आंसर है। ये समझना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने क्या कहा, अगर आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन क्रिएट होती है कि इतने की वैल्यू इतनी है, तो बताओ इतने की वैल्यू कितनी होगी, तो ठीक है, ऐसे बनते ही आप दिमाग लगाओ कि आप 61 से इसको काटोगे कितना टाइम लगेगा। ये तो फिर भी छोटी कैलकुलेशन है, अगर थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो, जैसे कि इस प्रकार की कैलकुलेशन बने कि ऊपर ऐसे लिखा हो और नीचे लिखा हो 437 और यहाँ लिखा हो 884, ऐसे, तो इस कैलकुलेशन को करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि होता नहीं ऐसे जल्दी जल्दी, तो नहीं होता तो हम क्या करेंगे, हम यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे, हम क्या करेंगे, इनका यूनिट डिजिट निकालेंगे, इनका भी यूनिट डिजिट, लेकिन यूनिट डिजिट निकालने से पहले एक चीज चेक करते हैं कि इस नीचे वाले में 3 नहीं होना चाहिए, अगर 3 हुआ ना तो हमारा आंसर सही नहीं होएगा। इसके अंदर देखो, पहले देखें 7 और 7 14, यानी ये 3 से भी नहीं कटने वाला, यानी कि इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो हम यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं। अगर 3 होगा तो उसको हम हटाएंगे, और कैसे हटाएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो अगर ऐसे ऐसे लिखा हो 91 लिखा हो और साथ में गुणा में 3 हो, यानी कि ऐसे लिखा हो, और यहाँ लिखा हो हमारे पास 6 लिखा हो, ठीक है, तो हमें याद करना हो इतने की वैल्यू, तो हमें पता है कि हम इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि क्या नीचे वाले में 3 है, तो हमने देखा ये तो 3 का मल्टीपल है, यानी इसमें 3 है, तो ऊपर भी 3 को हम देखेंगे क्या कोई संख्या 3 से कटेगी, तो ये भी संख्या 3 से कटेगी, हम इसके अंदर 3 को हटाएंगे, तो 3 2 6 और 3 नियमा और 3 एकम 3 यानी 91, यानी कि ये 3 से काट दे। अब यहाँ पर 3 नहीं है, हमारे 2 है, 2 जब नीचे आ गया ना तो ये 2 को 10 बनाना है, क्योंकि हमें नीचे 1 बनाना होता है, 1 बनाएंगे, इसको 10 से 2 को 5 से गुणा करेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे। अब नीचे 5 2 10 हो गए, इसको छोड़ दो, ऊपर देखो 91 गुणे 5, उसको बड़ा रहने दो, 91 का मतलब 9 तो कट ही जाएगा, 9 और 1 10 यानी 1 हो गया ये तो, और 5 का 5 और गुणा में क्या है ये 4 और 12, 12 का मतलब 3, 3 और 4 7, और नीचे तो 1 था उसको छोड़ दो, 12 12 7 मतलब 35, 35 का मतलब 7, यानी जो भी इनका आंसर आएगा ना उनका यूनिट डिजिट जो है 7 होगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा, तो इसको समझना। अब मैंने क्या बताया, अब हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं कि इसका मैंने यूनिट डिजिट निकाला, यानी इन सबको जोड़ा तो मुझे 1 मिला, और इनको मैंने जोड़ा तो 7 मिला, इनको जोड़ा 7 मिला, तो 7, अगर ये तो 7 7 कट गया, अगर ये कटता नहीं ना 7, इसको हम किससे गुणा करते 4 से, क्योंकि इसको 28 बनाते यानी 1 बनाते, फिर तो ये तो कट गया इससे, तो 1 आएगा, यानी या तो आंसर ये या फिर आंसर ये। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो अगर ये आप सोचिए, देखो भी हमारे पास इसे ये कटेगा, तो क्या 25 का मल्टीपल भी होगा ना आंसर, कोई भी आंसर 25 का मल्टीपल भी इसे कटेगा, इस 25 से गुणा होगा, यानी 25 का मल्टीपल होगा। अब 25 का मल्टीपल होने के लिए क्या रूल होना चाहिए कि पीछे के 3 अंक कटेंगे, पीछे के 3 अंक, अब या तो आंसर ये या तो ये या फिर ये, इसके पीछे के क्या 3 अंक कट रहे हैं क्या 25 से, तो 25 देखो 450 कट जाएगा, लेकिन इसमें से 20 नहीं कटेगा, तो ये संख्या कटेगी नहीं, किससे 25 से, ये संख्या 25 से कट जाएगी, यानी यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को मैंने ऐसे किया, इसके अंदर मैंने थोड़ा टाइम लगाया क्योंकि चीजों को मैंने को सिखाना था। अब हम आगे के प्रश्नों को शुरू करते हैं, तो ये मैंने कैसे निकाला तो आपने समझ लिया होगा, पहले ऐसे किया तो हमें पता चला कि ये दोनों, अगर यहाँ पर देखो इनका यूनिट डिजिट सेम नहीं होता तो हम सीधा ये टिक लगाते हैं, लेकिन इसका भी एक था, इसका भी एक, फिर हम चेक करेंगे ये 25 का मल्टीपल भी होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भाग देंगे, जो आंसर आएगा उसको 25 से गुणा करना होगा, यानी 25 इसके अंदर मल्टीपल में आएगा, तो ये 25 से कट नहीं रहा, तो पीछे के 3 कटने चाहिए 25 के लिए, ये कट रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं आगे, नेक्स्ट। अब हमारी प्रश्न संख्या जो है वो है 30, कि 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 2021 में 8% की कमी हुई, तो 2020 के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या के सापेक्ष 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या में परिवर्तन, तो ये तो हमें सीधा परिवर्तन पूछा परसेंट के अंदर, और 2 बार दिया हुआ है, यानी पहले 10% की वृद्धि और फिर 8% की कमी। तो 30 नंबर प्रश्न है,
10% की वृद्धि और 8% की कमी। तो ये तो आप सीधा ओवरऑल निकालो उस फॉर्मूले से। तो ये देखो 2 बचेगा प्लस का और माइनस के 80 गुने 100 0.8, तो आप घटाओ इसमें से तो 1.2 जो है वृद्धि मिलेगी 1.2 की, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 30 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न सिंपल है, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और बिक्री में 20% की कमी की जाती है तो आय में तो 20 सेम है, तो एक्स स्क्वायर बटे 100 यानी 20 का स्क्वायर 400 बटे 100 यानी 4% का लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन सॉरी, एक दुकान में एक लैपटॉप का मूल्य 35% कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि की जाती है, तो लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दुकान में एक लैपटॉप का मूल्य 35% कम हो जाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो लैपटॉप की बिक्री से दुकान के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये 35 और 20 का हमें सक्सेसिव निकालना है, तो ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है, क्या खुद कर लेना। 32 नंबर प्रश्न सिंपल प्रश्न है, तो ये करवा देता हूँ। तो ये 35% का पहले कितना हुआ, पहले तो 35% का क्या हुआ लॉस, और फिर 20% का होगा क्या, हाँ 20% की वृद्धि हुई है, तो आप इसको निकालो। देखो आप इसको मान लो ए और ये मान लो बी, तो ये a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब करो, देखो a का मतलब 20, इसका मतलब -35, अब इन्हें गुणा करो, 35 2 70 यानी 700 और गुणे में 7, ये 2 0 कैंसिल। अब देखो ये माइनस के 15 बचेंगे और माइनस के 7 माइनस के 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22% की कमी। तो 32 नंबर प्रश्न को करने के बाद हम 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। तो 33 में कहा गया है कि एक अच्छा प्रश्न है, लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत 15%, 12% और 10% घट जाती है, लेकिन चौथे महीने में 25% बढ़ जाती है, तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई। तो इसमें ना टोटल 4 वैल्यू दी हुई है, उन्हें हम सक्सेसिव से करेंगे। तो इसमें देखो आप पहले लिखो, यानी पहले कितनी थी और बाद में हमारे पास कितनी है। तो देखो पहले जो है, पहले दिया हुआ इन्होंने 15%, फिर हमारे पास दिया हुआ इन्होंने 12% और फिर 10%, ये तो हमारे पास दिया हुआ लॉस के अंदर, और 25% का हमें हुआ लास्ट में इंक्रीज। तो बताओ टोटल इंक्रीज कितने का हुआ। 15% यानी कि 3/20, यानी कि 20 से जो वैल्यू हुई है वो हमारे पास 17, क्योंकि 3 का इसका मतलब होता है 3/20, यानी 20 से 3 कम यानी 17। 12% यानी कि 3/25, यानी कि ये वैल्यू अगर 25 थी तो ये हमारे पास हुई 22। फिर हमारे पास 10%, 10% का मतलब अगर वैल्यू 10 थी तो कितनी हो गई 9, और 25 का मतलब अगर वैल्यू 4 थी तो कितनी हो गई, बड़ी है यानी 5 हो गई, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को जो है हम करते हैं, ये देखो तो पहले तो हमारे पास 20 थी, फिर 17, 25, 22, 10, 9 और 4, 5, इनकी गुना करनी है, इनका गुना करना है, तो गुना तो करना ही होगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है लेकिन करेंगे कैलकुलेशन। देखो शुरू करते हैं, तो ये हो गई 45, 45 को पहले हम 22 से गुणा कर लेते हैं। देखो तो 22 से गुणा करोगे तो 22 पंजे 110 और 22 चौके 88, यानी कि ये हो गया आपका 99, यानी कि 990। 990 होने के बाद हमें इसको 990 को 17 से भी तो गुणा करना है ना। अब देखो 17 में 153, तो 3 तो बचे 15, और 17 में 153 बचो 8, 6 और ये 0, यानी कि 16,830 जो है हमारे पास इनका मल्टीप्लाई आएगा, कितना 16,830। इनका देखो मल्टीप्लाई करो तो ये तो कितना होगा 40, ये हमारे पास 8,000 और ये टोटल 20,000 हो जाएंगे, कितने 20,000। तो ये हमारे पास 20,000, ये हमारे पास 16,830। तो बताओ कितने % का इनका डिक्रीज हुआ है, यानी तो बताओ अगर 16,000 है तो यानी कि 4,000 का सीधा सीधा हो गया, और अगर सीधा 1000 घटाते तो 3,000 बचता, लेकिन हमने 170 ज्यादा घटा दिया, यानी कि 3,170, 3,170 बटा के अंदर कितना आएगा 20,000 गुना में 100,
तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करता हूँ मैं, यहाँ बचेगा 20 के अंदर अगर 317 के अंदर भाग दो 20 का, तो इसका भाग मैं यहाँ दे देता हूँ, 317 के अंदर 20 का भाग दो, तो 20 एकम 20 बचेगा कितना 11, और 17 पंजे 120, 100 सॉरी 20 पंजे 100, बचेगा 17, पॉइंट लगाएंगे 20, और 17 अट्ठे 20 अट्ठे मतलब 160, तो बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ 0, 20 पंजे 100, यानी कि 15.85% का 20,000 था 16,830 हुआ, यानी कि डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास बी में दिया हुआ है कि 15.85% की क्या हुई है कमी, जो कि हमने निकाला 15.85% का लॉस हुआ है। अब हम आगे का प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 34 को देख लेते हैं। तो हमारे टोटल 5 टाइप आज कवर हुए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 5 टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे के प्रश्नों को हम कल शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम टाइप 6 और टाइप जो है 7 को कवर करेंगे। तो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये चीजें जो है आप अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो दबा के, क्योंकि और वैसे मैं बता देता हूँ ये जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ये आदित्य रंजन सर की मैथ की बुकलेट आई हुई है ग्रुप डी के लिए, तो उनसे मैं करवाता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।